गुर्जर प्रतिहार राजवंश पेज नंबर अपने पास है 59 पर। गुर्जर प्रतिहार राजवंश में सबसे पहले बात कर रहे हैं हर्षवर्धन की मृत्यु और हूणों के आक्रमणों के उपरांत जिन राजवंशों ने हूण आक्रमण से हुए नुकसान और भारत की बिखर चुकी राजनीति एकता को पुनः स्थापित करने का प्रयत्न किया, उनमें गुर्जर प्रतिहार राजवंश का स्थान अत्यंत विशिष्ट है। गुर्जर प्रतिहार वंश ने 6वीं से 12वीं शताब्दी तक विदेशी आक्रमणों से भारत भूमि की सफलतापूर्वक रक्षा की। गुर्जर जाति का प्रथम अभिलेख की उल्लेख हमें चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी रवि कीर्ति जैन द्वारा रचित ऐहोल अभिलेख में मिलता है। इनकी गुर्जर प्रतिहार की उत्पत्ति व निवास स्थान नीलकुंठ, राधनपुर, देवली, करडाहा अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है। स्कंद पुराण में पंच द्रविड़ों में गुर्जर भी शामिल हैं। पूर्व मध्यकाल में आए अरब यात्री इन्हें जुर्ज या अल गुर्जर शब्द की अपभ्रंश शब्द कहते हैं। वहीं चीनी यात्री हेनसांग इन्हें कुचेलो गुर्जर कहते हैं। क्या कहते हैं? कुचेलो गुर्जर कहते हैं। मिहिर भोज के ग्वालियर अभिलेख में नागभट्ट को राम का प्रतिहार व विशुद्ध क्षत्रिय कहा गया है। इस अभिलेख में प्रतिहारों को राम के भाई लक्ष्मण का वंशज बताया गया है। यही बात कक के घटियाला अभिलेख में दोहराई गई है, लेकिन इस अभिलेख में प्रतिहारों के मूल पुरुष हरिश्चंद्र को ब्राह्मण बताया गया है। हरिश्चंद्र के 2 रानियाँ थीं, एक ब्राह्मणी दूसरी क्षत्ररानी। क्षत्ररानी का नाम भद्रा था, उससे उत्पन्न प्रतिहार क्षत्रिय कहलाए। गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति को लेकर विद्वान एकमत नहीं है। कुछ प्रमुख मत इस प्रकार हैं। ईरानी मूल के जो मत है उसके विद्वान कनेडी थे। शक व यूची जातियों के वंशज थे कनिंगम। हूणों के वंशज थे स्मिथ, ब्यूलर व हर्नले। विदेशी गुर्जर जाति के वंशज डॉक्टर भंडारकर, भारतीय मूल के डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, डॉक्टर दशरथ शर्मा और के.एम. मुंशी। प्रतिहार शासकों के जोधपुर व घटियाला शिलालेख के आधार पर इनका मूल निवास स्थान गुर्जरातरा पश्चिम राजस्थान का एक भाग को माना जाता है। एच.सी. रे का मानना है कि इनका मूल निवास स्थान मंडोर जोधपुर था। राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष के सजन ताम्रपत्र में उल्लेख है कि जब दंती दुर्ग ने महादान यज्ञ किया था तब उसने गुर्जर राजा को उज्जैन में अपना प्रतिहार द्वारपाल बनाया था। साथ ही जैन ग्रंथ हरिवंश पुराण भी गुर्जर प्रतिहारों को अवंती उज्जैन का शासक बताता है। ज़्यादातर विद्वान इस दूसरे मत अर्थात उज्जैन को ही गुर्जर प्रतिहारों का मूल निवास स्थान मानते हैं। प्रतिहारों की शाखाएं। प्रतिहार राजवंश की अनेक शाखाएं थीं। नैन्सी ने प्रतिहारों की 26 शाखाओं का उल्लेख किया है, जिसमें मंडोर, जालोर, राजोगढ़, कन्नौज, उज्जैन और भंडोच के प्रतिहार अधिक प्रसिद्ध थे। मंडोर के प्रतिहार। प्राचीनता व महत्व की दृष्टि से प्रतिहारों की विभिन्न शाखाओं में राजस्थान में उदित होने वाली मंडोर की प्रतिहार शाखा सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें संबंधित जानकारी 836 ईस्वी के जोधपुर शिलालेख और कटियाला के 2 शिलालेखों से मिलती है। इन शिलालेखों से ज्ञात होता है कि प्रतिहारों के गुरु हरिश्चंद्र नामक ब्राह्मण के 2 पत्नियां थीं, एक ब्राह्मणी और दूसरी क्षत्ररानी। हरिश्चंद्र को रोहिला सिद्ध के नाम से भी जाना जाता था। हरिश्चंद्र की ब्राह्मणी पत्नी से उत्पन्न संतान ब्राह्मण प्रतिहार कहलाए और क्षत्ररानी पत्नी भद्रा की संतान क्षत्रिय प्रतिहार कहलाए। भद्रा से हरिश्चंद्र के 4 पुत्र हुए, भोगभट्ट, कदल, रज्जिल और दह। इन 4 भाइयों ने मिलकर मांडव्यपुर मंडोर का पुराना नाम को जीता। डॉक्टर बैजनाथपुरी और डॉक्टर ओझा ने हरिश्चंद्र का समय 6वीं शताब्दी के आसपास का माना है। कब का माना? 6वीं शताब्दी के आसपास का इनका समय माना है। रज्जल। इसी से मंडोर के प्रतिहारों की वंशावली शुरू होती है। का पोता नागभट्ट प्रथम नाहड़ इस वंश का प्रथम पराक्रमी शासक था। ठीक है। इन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया और मंडोर से 60 मील दूर मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया, परंतु मेड़ता के राजधानी बन जाने पर भी मंडोर का महत्व कम नहीं हुआ, क्योंकि नागभट्ट प्रथम के पुत्र तात ने मंडोर में ही एक सन्यासी के रूप में रहना पसंद किया। नागभट्ट के उत्तराधिकारियों के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त नहीं है। इस वंश की 10वीं पीढ़ी में शीलोक नामक शासक हुए, जिसने वालमंडल के शासक
देवराज भाटी को पराजित करके अपने राज्य का विस्तार किया। शीलुक के दो रानियां थीं, भाटी रानी पद्मिनी और दूसरी रानी दुर्लभ देवी। इन दोनों से शीलुक को क्रमशः दो पुत्र बाउक व कक्कुक हुए। कि शीलुक के बाद इस राजवंश का अगला महत्वपूर्ण शासक बाउक बना। उसने शत्रु राजा मयूर को भोकुपा के युद्ध में पराजित किया। इसी बाउक ने 837 ईस्वी की जोधपुर प्रशस्ति में अपने वंश का वर्णन किया है। यह प्रशस्ति मंदोर के एक विष्णु मंदिर में स्थित थी, जिसे बाद में जोधपुर नगर के कोट में लगवा दी गई। बाउक के पश्चात उसका भाई कक्कुक प्रतिहार शासक बना। बाउक के बाद उसका जो भाई था कक्कुक को प्रतिहार शासक बन गया। इन्होंने घटियाले के शिलालेखों में 861 ईस्वी को उत्कीर्ण करवाया था। इन शिलालेखों से ज्ञात होता है कि वह मरु, मारवाड़, मांड, जैसलमेर और वल्ल तमनी, मालानी, अज्ज मध्य प्रदेश और गुजरातरा प्रदेशों में काफ़ी लोकप्रिय था। विद्वानों की मान्यता है कि संभवतः इसमें से कुछ क्षेत्रों पर उसका राजनीतिक प्रभाव भी था। विद्वानों का यह मानना है। कुक्कुक द्वारा घटियाला और मंडोर में जय स्तंभ भी स्थापित करवाए गए। कुक्कुक के पश्चात के मंडोर के प्रतिहारों के संबंध में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती। 1145 ईस्वी के सहजपाल चौहान के मंडोर अभिलेख से ज्ञात होता है कि 12वीं शताब्दी के मध्य में मंडोर के आसपास के क्षेत्रों पर चौहानों का प्रभुत्व स्थापित हो गया था। फिर वे मंडोर का दुर्ग काफ़ी समय तक प्रतिहारों की इंदा शाखा के अधिकार में बना रहा, किंतु इंदा शाखा के प्रतिहारों ने हमीर प्रतिहार के अनवरत आक्रमणों से परेशान होकर मंडोर के दुर्ग को 1935 ईस्वी में राव बीरम राठौड़ के पुत्र चूंडा को दहेज में दे दिया। इनके साथ ही मंडोर से प्रतिहारों का राजनीतिक प्रभाव समाप्त हो गया और धीरे धीरे संपूर्ण क्षेत्र मारवाड़ के राठौड़ों के आधिपत्य में चला गया। जालौर, उज्जैन और कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार। जालौर, उज्जैन और कन्नौज के गुर्जर प्रतिहारों के अभिलेखीय साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि ये तीनों वंश एक ही कुल के थे। तीनों वंश ये ज्ञात होता है और मंडोर के प्रतिहारों से घनिष्ठ रूप से संबंधित थे। ऐसा प्रतीत होता है कि हरिश्चंद्र के समय से ही उसके वंशज अपनी संविधानुसार राजस्थान, गुजरात, मालवा, कन्नौज आदि के स्थानों पर बसने लगे थे। उनके अनुकूल अवसर पाकर इन क्षेत्रों में अपने अपने राज्य स्थापित कर लिए। डॉक्टर ओझा का कथन है कि इन प्रतिहारों ने सर्वप्रथम 739 ईस्वी में चावड़ा राजपूतों से भीनमाल छीना और फिर आबू, जालौर आदि क्षेत्रों को जीता। इसके पश्चात उन्होंने उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया और इसके पश्चात उन्होंने कन्नौज को जीतकर कन्नौज अपनी राजधानी स्थापित की। किंतु शिलालेखों और साहित्यिक साक्ष्यों में विभिन्न राजधानियों के विवरण तथा शासकों के एक जैसे नामों के उल्लेख के कारण इस वंश के शासकों का क्रमबद्ध इतिहास जानना मुश्किल है। फिर भी हम पहले उज्जैन और बाद में कन्नौज के प्रतिहारों का अध्ययन करेंगे। उज्जैन के प्रतिहार एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उज्जैन के प्रतिहारों की शक्ति का उदय नागभट्ट प्रथम 730 से 760 ईस्वी के नेतृत्व में हुआ। नागभट्ट प्रथम का दरबार नागावलोक का दरबार कहलाता था। इन्हें जालौर, उज्जैन व कन्नौज के प्रतिहार वंश का संस्थापक माना जाता है। अभिलेखों में इस राजवंश का संबंध राम के भाई लक्ष्मण से मानकर उसे क्षत्रिय बताया गया है। साहित्यिक कृतियों में भी इस वंश के शासकों को रघुकुल तिलक और रघुकुल मुक्तामणि आदि कहा गया है। इस शाखा के मूल निवास के संबंध में विद्वानों का मतभेद है, किंतु अधिकांश विद्वानों का मत है कि यह वंश भी किसी न किसी रूप में मंडोर के प्रतिहारों से संबंधित था। नागभट्ट की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि दक्षिणी पश्चिम में अरब आक्रमणों का सफल प्रतिरोध करना था। भोज की ग्वालियर अभिलेख से ज्ञात होता है कि इन्होंने मल्लेच्छ सेना को पराजित किया था। ग्वालियर प्रशस्ति में भी नागभट्ट प्रथम को मल्लेच्छों का नाशक नारायण मल्लेच्छ यानी अरब आक्रमणकारी कहा गया है। अरब लेखक अल बलादुरी का कथन है कि खलीफा हाशिम के सेनापतियों ने अनेक प्रदेशों पर विजय की, किंतु वे उज्जैन को नहीं जीत पाए। इस कथन की पुष्टि नौसारी के दानपत्रों से भी होती है। इसने सिद्ध से अरबों को खदेड़ दिया। इसके पश्चात उसने भड़ोच पर भी विजय प्राप्त की। राष्ट्रकूटों से युद्ध। ऐसा प्रतीत होता है कि नागभट्ट प्रथम को अपने समकालीन दक्षिण भारत के राष्ट्रकूटों से भी संघर्ष करना पड़ा था।
ऐसा उल्लेख मिलता है कि दंतीदुर्ग ने उज्जैन में हिरण्यगर्भ यज्ञ किया था और उस अवसर पर इन्होंने गुर्जर नरेश को प्रतिहार द्वारपाल नियुक्त किया था। ये गुर्जर नरेश नागभट्ट प्रथम प्रतीत होते हैं। कुक्कुक कक्कुस्थ। नागभट्ट प्रथम के पश्चात उनका भतीजा कक्कुक उज्जैन का शासक बना। उनके संबंध में अधिक जानकारी नहीं मिलती है। देवराज कुक्कुक के उपरांत उनका छोटा भाई देवराज उज्जैन के सिंहासन पर बैठा। कुक्कुक और देवराज का शासनकाल 760 से 873 ईस्वी तक रहा था। वत्सराज 783 से 795 ईस्वी। देवराज के बाद उनके पुत्र वत्सराज भूमिका देवी से उत्पन्न उज्जैन के शासक बने। वत्सराज की बात करें 783 795 में ना। देवराज के बाद उनके पुत्र वत्सराज भूमिका देवी से उत्पन्न उज्जैन के शासक बने। ओसिया और दौलतपुरा अभिलेखों से ज्ञात होता है कि क्या ज्ञात होता है? ज्ञात होता है कि उसने भंडी जाति को पराजित करके उनके राज्य पर अधिकार कर लिया था। इसके पश्चात उसने कन्नौज पर विजय प्राप्त की, किंतु कन्नौज पर अधिकार करने के लिए इन्हें पाल नरेश धर्मपाल से संघर्ष करना पड़ा। यह युद्ध प्रतिहार पाल व राष्ट्रकूट शक्तियों के बीच हुए त्रिकोणीय संघर्ष का प्रारंभ था। इस समय कन्नौज पर इंद्रायुध शासन कर रहे थे और वत्सराज का धर्मपाल दोनों ही कन्नौज पर अधिकार करना चाहते थे। राधनपुर लेख भंडोज ताम्रपत्र और पृथ्वीराज विजय के अनुसार इस संघर्ष में वत्सराज विजय हुए, किंतु कुछ समय बाद ही वत्सराज को राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव प्रथम के आक्रमण का सामना करना पड़ा। इस युद्ध में वत्सराज बुरी तरह पराजित हुए। उसे मरुस्थल में शरण लेनी पड़ी। ध्रुव ने इसी समय पाल नरेश धर्मपाल को भी पराजित किया और इसके पश्चात ध्रुव अपने राज्य लौट गए। ध्रुव के लौटते ही वत्सराज की संकटापन्न स्थिति का लाभ उठाकर धर्मपाल ने कन्नौज पर आक्रमण कर दिया और इंद्रायुध को हटाकर चक्रायुध को पुनः वहां का राजा बना दिया। इस पराजय से उज्जैन के प्रतिहारों का राज्य मध्य राजपूताना तक सीमित हो गया और वत्सराज को ज्वालापुर या जालपालीपुर जालोर को अपनी राजधानी बनाना पड़ा। वत्सराज को गुर्जर प्रतिहार वंश की सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। कोल्यमाला के लेखक उद्योतन सूरी कोल्यमाला की रचना भीनमाल जालोर में ही हुई थी। वह हरिवंश पुराण के लेखक जिनसेन वत्सराज के ही समकालीन थे। मीर भोज के ग्वालियर अभिलेख में इसे रणहस्तिन या रणहस्तिन कहा गया है। वत्सराज शैव मतानुयायी था और उसने ओसिया जोधपुर में एक तालाब और महावीर स्वामी को समर्पित एक जैन मंदिर, पश्चिम भारत का प्राचीनतम जैन मंदिर बनवाया था। नागभट्ट द्वितीय की बात करते हैं अब। 795 से 833 ईस्वी। नागभट्ट द्वितीय वत्सराज की मृत्यु के पश्चात उनका पुत्र नागभट्ट द्वितीय प्रतिहार शासक बना। नागभट्ट को सर्वप्रथम राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय के हाथों पराजित होना पड़ा। राष्ट्रकूटों से पराजित होने पर भी नागभट्ट निराश नहीं हुए और अवसर पाकर कुछ समय पश्चात उसने अपनी शक्ति को पुनः संगठित कर लिया और उचित अवसर देखकर कन्नौज के शासक चक्रायुध पर 816 ईस्वी में आक्रमण कर दिया। ग्वालियर अभिलेख से ज्ञात होता है कि नागभट्ट ने इस युद्ध में चक्रायुध को पराजित करके आयुध वंश को समाप्त कर दिया। इस विजय के पश्चात कन्नौज प्रतिहारों की नई राजधानी बन गई। इसका दरबार भी नागावलोक का दरबार कहलाता था। नागावलोक का दरबार कहलाता था। ग्वालियर अभिलेख तथा प्रबंध कोशवश कुमाण रासो नामक साहित्यिक कृतियों से ज्ञात होता है कि नागभट्ट ने अपने सामंतों गोविंदराज चाहमान गुवक प्रथम व खुमान गुहिल आदि के सहयोग से पश्चिमी भारत के मुस्लिम आक्रमणकारियों को पराजित किया था। गुवक प्रथम द्वारा पराजित सिंध का गवर्नर बेगवारिस था। निसंदेह नागभट्ट द्वितीय अपने वंश का बड़ा प्रतापी शासक था। तभी तो बुचकला अभिलेख 815 ईस्वी में उसे परम भट्टारक महाराजधिराज परमेश्वर कहा गया है। नागभट्ट द्वितीय ने पुष्कर के घाटों का निर्माण करवाया था। रामभद्र की बात करते हैं। रामभद्र 833 से 836 ईस्वी। चंद्र प्रभु सूरी द्वारा रचित प्रभावक के चरित्र के अनुसार 833 ईस्वी में नागभट्ट द्वितीय ने गंगा नदी में जल समाधि द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। नागभट्ट द्वितीय के उपरांत उनका पुत्र रामभद्र कन्नौज की गद्दी पर बैठा। उनके 3 वर्ष का अल्प शासनकाल प्रतिहार शक्ति के हास का काल था। मीर भोज प्रथम 836 से लेकर 885 ईस्वी। मीर भोज इस वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। यह रामभद्र का पुत्र था। इसकी माता का नाम अप्पा देवी था। क्या था? अप्पा देवी था। इसका प्रथम अभिलेख वराह अभिलेख है, जिसकी तिथि 893 विक्रम संवत 836 ईस्वी है। इनका सर्वाधिक प्रसिद्ध अभिलेख ग्वालियर प्रशस्ति 843 ईस्वी है, जिससे इस वंश के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है।
इन्होंने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की जिसकी स्थायी राजधानी कन्नौज को बनाया। कश्मीरी कवि कल्हण की राजतरंगिणी से भी मिहिर भोज की उपलब्धियों पर प्रकाश पड़ता है। अरब यात्री सुलेमान ने मिहिर भोज को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है जिसने अरबों को रोक दिया था। ठीक है। ग्वालियर अभिलेख में इनकी उपाधि आदि वराह मिलती है। किनकी उपाधि बात करें अपन? मिहिर भोज प्रथम की। ग्वालियर अभिलेख में इनकी उपाधि आदि वराह मिलती है। दौलतपुर अभिलेख में इन्हें प्रभास कहता है। दौलतपुर आदि वराह मिलती है। दौलतपुर अभिलेख इन्हें प्रभास कहता है। दौलतपुर अभिलेख इनको कहता है प्रभास, कहता है प्रभास। परंतु इन्होंने अपनी मुद्राओं पर आदिवराह की उपाधि उत्कीर्ण करवाई थी। इन्हें प्रतिहार वंश का भी ही नहीं वरन प्राचीन भारतवर्ष का भी एक महान शासक माना जाता है। पालों व राष्ट्रकूटों से युद्ध। मिहिर भोज को अपने समकालीन पाल नरेश देवपाल संघर्ष करना पड़ा, किंतु इस संघर्ष के परिणामों के संबंध में पाल और प्रतिहार साक्ष्यों में परस्पर विरोधी वृत्तांत मिलते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि संभवतः मिहिर भोज के समय में पालों और प्रतिहारों के मध्य दीर्घकालीन संघर्ष चलता रहा, जिसमें कभी एक पक्ष को और कभी दूसरे पक्ष को सफलता मिली। ठीक है, संघर्ष बराबर चलता है जिसमें कभी एक पक्ष को तो कभी दूसरे पक्ष को सफलता मिलेगी। मिहिर भोज को भी अपने समकालीन राष्ट्रकूटों नरेशों अमोघवर्ष और इसके उत्तराधिकारी कृष्ण द्वितीय से भी संघर्ष करना पड़ा। इस संघर्ष में प्रारंभ में तो उनको सफलता मिली, किंतु बगुआ अभिलेख से ज्ञात होता है कि इसके बाद राष्ट्रकूटों की गुजरात शाखा के सामंत ध्रुव द्वितीय ने मिहिर भोज को पराजित कर दिया। मिहिर भोज को उसी समय कलचुरी नरेश के हाथों में पराजय का सामना करना पड़ा। इस पराजय कुछ समय बाद मिहिर भोज ने राष्ट्रकूटों पर पुनः आक्रमण कर दिया, किंतु इस संघर्ष का कोई स्थायी परिणाम नहीं हुआ। कभी प्रतिहार तो कभी राष्ट्रकूट विजय प्राप्त करते रहे। मिहिर भोज राष्ट्रकूटों को तो स्थायी रूप से पराजित नहीं कर सके, किंतु उन्होंने कालिंजर शासक जयसिंह चंडेल, मंडोर शासक बाउक, कलचुरी शासक गुमाण बोधि देव, कुल शासक हर्षराज आदि को अपनी सत्ता स्वीकार करने का बाध्य किया। इनकी विजय के संदर्भ में कहा जाता है कि अगस्त्य ऋषि ने तो केवल विंध्य भूभृत पहाड़ के विस्तार को ही रोका था, किंतु भोज ने अनेक नरेशों पर आक्रमण कर शासन किया और इस प्रकार अगस्त्य ऋषि से भी वह अधिक चमका। स्कंद पुराण के अनुसार मिहिर भोज ने तीर्थ यात्रा करने के लिए राज्यभार अपने पुत्र महेंद्रपाल को सौंपकर सिंहासन त्याग दिया था। 851 ईस्वी में सुलेमान नामक एक अरब यात्री ने मिहिर भोज के संबंध में एक विवरण प्रस्तुत किया है। वह उसे जुर्ज कुर्द नरेश कहता है। सुलेमान मिहिर भोज को इस्लाम का शत्रु बताता है और उसके साम्राज्य की प्रशंसा करता है। ठीक है, उनके कथनानुसार मिहिर भोज के राज्य में सोने चांदी की बहुत सी खानें थी। उनका राज्य चोरी डकैती से मुक्त था। अपने साम्राज्य के विभिन्न भागों की रक्षा के लिए उसने योग्य सामंतों को नियुक्त किया। इनमें गुमाण बोधित देव, हर्षराज, कुक्कुक और बाउक विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। महेंद्रपाल प्रथम 885 से 910 ईस्वी। मिहिर भोज की मृत्यु के बाद उसका पुत्र महेंद्रपाल प्रतिहार सिंहासन पर बैठे। ठीक है, कौन बैठा सिंहासन पर? उनका पुत्र मिहिर भोज की मृत्यु के बाद उनका पुत्र महेंद्रपाल प्रतिहार सिंहासन पर बैठा। इसका राजकवि राजशेखर इसे रघुकुल चूड़ामणि, निर्भयराज और निर्भय नरेंद्र आदि विरुद्धों से संबोधित करता था। इनकी माता का नाम चंद्रा भट्टारिका देवी था। इसने परम भट्टारक, परम भागवत, महाराजधिराज, परमेश्वर आदि उपाधियां भी धारण की थी। रामगया, गुनेरिया और इंटरखोरी और राजशाही अभिलेखों से ज्ञात होता है कि मगध और उत्तरी बंगाल के प्रदेश महेंद्रपाल के अधिकार में थे। चूंकि महेंद्रपाल के पिता मिहिर भोज का उत्तर प्रदेश के बाहर कोई अभिलेख नहीं था, अतः स्पष्ट है कि यह विजय निश्चय ही महेंद्रपाल ने की होगी। काठियावाड़ में ऊना नामक स्थान पर महेंद्रपाल के 2 अभिलेख मिले हैं, जिनसे स्पष्ट है कि सौराष्ट्र का प्रदेश महेंद्रपाल के आधिपत्य में था। कल्याण की राजतरंगिणी से ज्ञात होता है कि महेंद्रपाल ने
काकतीय वंश को पराजित करके पश्चिमी पंजाब पर भी अधिकार कर लिया था, किंतु कालांतर में कश्मीर नरेश शंकर वर्मन ने महेंद्रपाल से इन प्रदेशों को छीनकर पुनः शाक्य वंश में दे दिया था। फिर भी करनाल पर महेंद्रपाल का अधिकार बना रहा था। उत्तर में महेंद्रपाल का साम्राज्य हिमालय की तराई तक विस्तृत था और उत्तर पश्चिम में उसकी सीमाएं करनाल तक जाती थी। दक्षिण में बुंदेलखंड उनके साम्राज्य के अंतर्गत था। पूर्व में मगध और बांग्लादेश के राजशाही जिले के उत्तरी भाग पर उनका अधिकार था। पश्चिम में सूर क्षेत्र में उनकी प्रभुता स्वीकार की जाती थी तथा दक्षिण पश्चिम में नर्मदा नदी के निचले भाग तक उनका आधिपत्य था। महेंद्रपाल स्वयं विद्वान तो थे ही, इसके साथ ही वह विद्वानों के आश्रयदाता भी थे। संस्कृत का प्रकांड विद्वान राजशेखर उनका राजकवि था। यही नहीं, राजशेखर के एक ग्रंथ कपूर मंजरी से प्रकट होता है कि राजशेखर महेंद्रपाल का भी गुरु भी था। राजशेखर ने जिन ग्रंथों की रचना की उनमें कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विद्यसाल भंजिका, बाल भारत, बाल रामायण, हरविलास, प्रचंड पांडव और भुवकोश विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। भोजदित्य 910 से 913। भोजदित्य 910 से 913 ईस्वी। अभिलेखों के साक्ष्यों के आधार पर विद्वानों का मानना है कि महेंद्रपाल की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्रों में उत्तराधिकार युद्ध हुआ था। इस युद्ध का संघर्ष में भोज विजय होकर कन्नौज के सिंहासन पर बैठे। बिलहरी अभिलेख के अनुसार इस संघर्ष में भोज को अपने चेदी सामंत कोकल देव प्रथम की महत्वपूर्ण सहायता मिली थी, किंतु भोज द्वितीय लंबे समय तक राज्य नहीं कर सके, क्योंकि उसके भाई महीपाल ने अपनी शक्ति को संगठित करके चंदेल नरेश हर्षदेव की सहायता से भोज पर आक्रमण कर दिया। इस संघर्ष में भोज पराजित हुए और महीपाल कन्नौज के सिंहासन पर बैठा। इसकी पुष्टि धंग के खजुराहो अभिलेखों से होती है, परंतु अभिलेख में महीपाल का नाम क्षितिपाल देव बताया है। लगभग सभी इतिहासकार इस नाम की साम्यता से सहमत हैं। महीपाल प्रथम 913 से 943 ईस्वी। महीपाल को गद्दी पर बैठते ही उसे अपने वंश के परंपरागत शत्रु राष्ट्रकूटों से युद्ध करना पड़ा, जिसमें वह राष्ट्रकूटों के हाथों पराजित हुआ। खंबात अभिलेख और पंपकृत पंपा भारत के अनुसार राष्ट्रकूट नरेश इंद्र तृतीय ने मालवा पर आक्रमण करके उज्जैन पर अधिकार कर लिया और यमुना नदी को पार करके महोदयनगर कन्नौज को नष्ट भ्रष्ट कर डाला। महीपाल इन आक्रमणों का सामना नहीं कर सका और राजधानी छोड़कर भाग खड़ा हुआ, पर हमेशा की तरह राष्ट्रकूट इस विजय के बाद भी वापस अपने राज्य दक्षिण भारत में चले गए। इस स्थिति का लाभ उठाकर महीपाल वापस लौट आया और उसने अपनी राजधानी कन्नौज और उसके निकटवर्ती प्रदेशों पर पुनः अधिकार कर लिया। अपनी गद्दी को पुनः प्राप्त कर महीपाल अपनी शक्तिवर्धन का प्रयास किया। एक विजेता के रूप में उसने अपने परंपरागत शत्रु राष्ट्रकूट नरेश गोविंद चतुर्थ पर आक्रमण किया। महीपाल अपने घुइल सामंत भट्ट को भेजकर गोविंद चतुर्थ को परास्त कर दिया। इसकी पुष्टि चाटसू अभिलेख 913 ईस्वी से होती है। कहला अभिलेख से पता चलता है कि महीपाल ने कलचुरी सामंत बामन को भेजकर धारा नगरी पर अधिकार कर लिया। प्रतिहार राष्ट्रकूट संघर्ष की पुष्टि अरब यात्री अल मसूद भी करता है। उसका कथन है कि बौर महीपाल प्रथम और बलहर राष्ट्रकूट में बड़ी शत्रुता थी और बलहर के आक्रमण के भय से बौर ने अपने राज्य की दक्षिणी सीमा पर एक सेना तैनात की थी। राजशेखर महीपाल का भी राजकवि था। उसने महीपाल प्रथम को रघुकुल मुकुटमणि की संज्ञा दी है और उसने आर्यव्रत का महाराजधिराज कहा है। 915 ईस्वी में अरब यात्री अल मसूदी भारत आया था। वह लिखता है कि बौर महीपाल प्रथम ने 4 सेनाओं का संगठन किया है। इनमें से एक सेना उत्तर में मुसलमानों के विरुद्ध नियुक्त की गई और दूसरी सेना दक्षिण में बल्लर राष्ट्रकूटों के विरुद्ध। ठीक है, राष्ट्रकूटों के विरुद्ध। महीपाल प्रथम के संरक्षित कवि राजशेखर ने अपने ग्रंथ प्रचंड पांडव में अपने स्वामी की रमठ, कुलूत, मुरल व मेवले, केरल, कुंतल, उड़ीसा आदि जातियों और क्षेत्रों पर विजय का उल्लेख किया है। महीपाल के उत्तराधिकारी और प्रतिहार शक्ति का पतन। महीपाल के पश्चात प्रतिहारों की शक्ति का धीरे धीरे पतन होने लगा। ठीक है, महीपाल के उत्तराधिकारी और प्रतिहार शक्ति का पतन। महीपाल के पश्चात प्रतिहारों की शक्ति का धीरे धीरे पतन होने
पतन हो जाता है। महिपाल के बाद उनका पुत्र महेंद्रपाल द्वितीय 945 से 948 ईस्वी प्रतिहार नरेश बना। उनके पश्चात देवपाल 948 से 49 ईस्वी शासक बना। ये वह अत्यंत निर्बल शासक था। उसके समय में चंदेल शासक यशोवर्मन ने प्रतिहारों के अनेक प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। देवपाल के पश्चात संभवतः क्रमशः विनायक पाल 953 से 954 विनायकपाल कब से 953 से 954 ईस्वी, महेंद्रपाल द्वितीय 955 960 और विजयपाल 960 से 990 ईस्वी प्रतिहार शासक बने। विजयपाल के पश्चात राज्यपाल 990 से 1019 प्रतिहार शासक बना। उसके समय में महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया। राज्यपाल इस आक्रमण से आतंकित होकर बिना लड़ाई कन्नौज छोड़कर भाग गया। राज्यपाल के कायरतापूर्ण कार्य की प्रतिक्रिया स्वरूप भारतीय राजाओं ने चंदेल शासक विद्याधर के नेतृत्व में एक संघ बनाकर राज्यपाल पर आक्रमण करके उसका वध कर दिया और उसके पुत्र त्रिलोचपाल 1019 से 1027 ईस्वी को कन्नौज के सिंहासन पर बैठा दिया। राज्यपाल की हत्या का समाचार पाकर महमूद ने 1019 ईस्वी में पुनः कन्नौज पर आक्रमण किया, जिसमें त्रिलोचन पाल परास्त हुआ। अल बरूनी के वर्णन से हम ये कह सकते हैं कि इस समय गुर्जर प्रतिहारों की स्थिति विकट थी। उनकी राजधानी भी कन्नौज में न होकर बारी थी। सरयू रामगंगा नदी के संगम पर बारी थी। त्रिलोचन पाल के बाद कन्नौज का नरेश कौन बना, यह अस्पष्ट है। विद्वानों का मत है कि इसके उपरांत यशपाल कन्नौज का शासक बना। यह प्रतिहार वंश का अंतिम नरेश था। इसके बाद 1093 ईस्वी में गहडवाल नरेश चंद्रदेव ने प्रतिहारों से कन्नौज छीनकर प्रतिहारों के स्वतंत्र राजनीतिक अस्तित्व की इतिश्री कर दी। इसके पश्चात प्रतिहार गहडवालों, राठौड़ों और चौहानों के सामंत मात्र रह गए थे। इस प्रकार महान गुर्जर प्रतिहार सत्ता का अंत होता है। प्रतिहार प्रसिद्ध इतिहासकार BN पाठक तो महेंद्रपाल प्रथम को हिंदू भारत का अंतिम महान हिंदू सम्राट स्वीकार करते हैं। प्रतिहार शिलालेखों में इनके पदाधिकारियों को राजपुरुष कहा गया है। अलवर जिले के राजूगढ़ से 960 ईस्वी का एक शिलालेख मिला है। प्रतिहार नरेश मिला है। प्रतिहार शासक मत्थन देव का जो राजौरगढ़ में भी प्रतिहार शासन की सूचना देता है। राजौरगढ़ के प्रतिहार कन्नौज के रघुवंशी शासकों के सामंत थे। पेज नंबर कहाँ तक हुआ, 63 तक का हुआ है। इसमें 63 तक का, 63 तक का हुआ है पेज नंबर। कहाँ से कहाँ तक हुआ है 63 से? पेज नंबर 59 से 63 तक का इसमें कार्य किया गया है। गुर्जर प्रतिहार राजवंश नाथ।